गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, तो आज इस चैप्टर को लपेटते हैं, है ना, इसको वाइंड अप करते हैं। तो कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने? हम लोग आ, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। हम लोग ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है, इन फैक्टर कैलकुलेशंस, और फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में बात की है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में भी यही बात समझ में आई है कि भाई जब भी रिएक्शन होगी, तो जब दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग रिएक्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। जो जिससे रिएक्ट कर रहा है, जो भी भिड़ रहा है, उसके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर करने हैं, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बस इन सब खेलों में एक ही गड़बड़ आती है सर, वो एन फैक्टर वगैरह में परेशानी आती है। अगर आपको एन फैक्टर निकालने आते हैं तो कभी गड़बड़ होनी नहीं है। आप खटाखट एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट करिए, जो भी अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के सवाल जो होते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट वाले सवालों से भी इजी होते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा झंझट नहीं होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो जिसको वो समझ में आ गया वो कर लेगा। तो अब इसमें जरा एक दो कैटेगरीज के बारे में और बात करते हैं, जरा एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये हैं, जैसे इस टाइप के सवाल भी देखे गए हैं यार। मैंने देखा इस तरह के सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं और ये अच्छे सवाल माने जाते हैं। ठीक। और अब देखा ये ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरह के सवाल बनते हैं कि, और इसके भी किताबों में फॉर्मूले दिए जाते हैं कि अगर कोई ऑक्साइड बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर कोई क्लोराइड बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर कोई नाइट्राइड बन रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अरे भाई ये सब झंझटबाजी छोड़ो, अब हम ये फॉर्मूले वॉर्मूले हमने बहुत खत्म कर लिए, अब हमसे ये फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होते, हम बड़ी आसानी से ये काम करेंगे। वो क्या है? वो कह रहा भाई ऐसा है, मेरे पास अगर कभी कोई मेटल दिया जाए और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा हो, या फिर कोई मेटल दिया जाए वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा हो, या फिर कोई मेटल दिया जाए वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना रहा हो, तो ऐसे सूरत में आप इस तरह के सवालों में मेटल के इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में या फिर मेटल के वेट के बारे में इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे ये वाला सवाल देखिए आपके सामने, एक मेटल है, उसका वेट नहीं पता, लेकिन उसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। यानी मेटल का नाम वाम मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता मेटल के बारे में कि बाईवेलेंट है कि ट्राईवेलेंट है कि मोनोवेलेंट है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। एक मेटल है बस, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा है, इतना दे रखा। यानी जो चीज समझ में आ रही है वो इतनी आ रही है कि मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, और साथ ही साथ क्लोराइड का वेट दे रखा है। जो क्लोराइड पूरा बना है वो 0.475 ग्राम दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी। अब इसका आपको जो भी यूज करना है वो यूज करते हैं। क्या यार उल्टा क्या दिख रहा है? मेरे इमेज आ रही है? अच्छा एक मिनट रुको। अरे उल्टा नहीं पढ़ सकते क्या? उल्टा पढ़ लो। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, इतने अच्छे इंजीनियर बनने जा रहे हो, ये उल्टा सीधा में क्या है? चलो अब सही हुआ यार। अब क्वेश्चन उल्टा नहीं, अब सीधा दिखेगा। जरा एक मिनट रुक जाओ, पहले चेक कर लेते हैं सीधा दिख रहा है कि नहीं। मिरर इमेज आ रहा है, उल्टा दिख रहा है सर, आप भी उल्टे हम भी उल्टे, सब उल्टा पुल्टा। उल्टा दिख रहा है सर, उल्टा दिख रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, अभी आ जाएगा। अब सही हो गया है ना? ओके, आप सीधा आ रहा है भाई। अरे सर सीधा भी दिख जाएगा तो कौन सा हम सवाल कर लेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अच्छा था उल्टा दिख रहा था इसलिए नहीं कर पा रहे थे, अब सीधा दिख रहा, आप कर लो। हाँ सही है। हाँ ठीक है, अब सही दिख रहा है। चलो बहरहाल, तो सवाल ये द वेट ऑफ द मेटल जिसका इक्विवेलेंट वेट 12 दे रखा है, वो 0.475 ग्राम क्लोराइड देता है। पूछ रहा है मेटल का वेट कितना है। तो अब जरा इस तरह की जो कैटेगरी है उसको कैसे डिस्कस किया जाए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस सवाल से पहले मुझे एक सवाल और लेना चाहिए।
मैं पहले वो वाला सवाल लूंगा और फिर इस सवाल को डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो उस सवाल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। मैं एक काम करता हूं, एक सवाल और लेता हूं। अब जरा मैं अपने हिसाब से एक सवाल लिख रहा हूं, तुम जरा सवाल को समझने की कोशिश करना। सवाल यह है, मेटल ऑक्सीडाइजेज इनटू इट्स ऑक्साइड। चलिए ठीक है, आप और क्या बता रहे हैं? द वेट गेन is 24%. Find out the equivalent weight of metal. ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल। हाँ, मैं इसको चेक कर लूंगा कौन सा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। फिजिक्स का 3.2 लेक्चर, ये कौन सा लेक्चर होता है अपलोड नहीं हुआ? एन फैक्टर कैलकुलेशन में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप थोड़ा सा टाइम लगाइए। एन फैक्टर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने एन फैक्टर कैलकुलेशन तुम्हें बता दिए गए हैं उन एन फैक्टर, लेकिन यही ना, थोड़ा अभी हम और बात करते हैं, अभी हम खत्म नहीं कर रहे इस बात को, अभी हम और बात करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है जो कमियां हैं वो और दूर हो जाए, लेकिन ये कि सवाल लगाओगे आज जब डीपीपी का सोल्यूशन मिलेगा उसमें भी बहुत सारे सवाल होंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल होंगे, जिसमें एन फैक्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड इधर उधर की बातें, एन फैक्टर यूज करना, कंसेंट्रेशन को यूज करना, वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक सवाल दिया जाए कि एक मेटल है वो ऑक्सीडाइज होने जा रहा है और वेट गेन 24% हो रहा है, 24% वेट गेन हो रहा है, तो अगर 24% वेट गेन हो रहा है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? अब इसको यार थोड़ा सा दिमाग लगा के समझते हैं कि भाई मेटल को अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो जो रिएक्शन है, हमें कुछ पता तो है नहीं यार, हम रिएक्शन क्या लिखें? सर आपने मेटल का नाम भी नहीं दे रखा है, जब मेटल का नाम भी नहीं पता है तो ऑक्साइड की शक्ल भी दिखाई नहीं देगी, कुछ भी तो नहीं दे रखा है। लेकिन जो दे रखा है तुम देखना, क्या इतना लिख सकता हूं मैं जनरल? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड तो एमओ भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड तो MO2 भी हो सकता है, M2O भी हो सकता है, M2O3, M2O4, M2O5, कुछ भी हो सकता है। सर आपने मेटल का नाम नहीं दे रखा तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भाई तुम्हें यह नहीं पता चलेगा, लेकिन इतनी अंग्रेजी तो तुम लिख सकते हो ना कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इतना तो लिख सकते हो, फॉर्मूले की ऐसी की तैसी, इतना तो लिखा जा सकता है ना। हाँ सर, इतना तो लिख सकते हैं सर, ये तो जनरल है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। लेक्चर 11 केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड नहीं हुए? अरे अभी अभी चेक कर लेता हूं मैं, आज क्लास के बाद अभी मैं सारी चीजें चेक कर लेता हूं, मेरा पूरा काम पूरा होगा, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स का भी मैं चेक कर लेता हूं, सारी चीजें अपलोड होनी चाहिए। कल हम लोग ने डीपीपी नहीं दी थी, उसकी जगह क्वेश्चंस दे दिए थे, क्वेश्चंस के जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे उनके सोल्यूशंस। आज फिर से सारी चीजें जैसी चल रही थी वैसी चलेंगी, सब मिल जाए। हाँ, कल की डीपीपी नहीं मिली होगी, कल डीपीपी नहीं दी गई थी, कल हमने सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस अपलोड किए, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसी तरह से बता दिया करो ताकि हम देख लिया करें, है ना। तो आज मैं देख चेक कर लेता हूं तीनों सब्जेक्ट्स में, आर्को सर से भी बात कर लूंगा, केटी सर से भी बात कर लूंगा, और उसके बाद जो भी कुछ कमी होगी उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। नया चैप्टर बेटा आप कल से शुरू करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर कर लिए हमने, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, दोनों दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसको खत्म करेंगे। इसलिए बेकार की बातें बिल्कुल मत करो। सुनो बात को, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ठीक, अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट्स निकालने के कुछ तरीके तो हैं मेरे पास। इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक तो ये होता है, ये तो तुमने कई बार सवालों में लगा के देख भी लिया। एक और भी तरीका है इक्विवेलेंट्स निकालने का, वो है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों है इक्विवेलेंट्स निकालने के तरीके। एक और भी तरीका होता है इक्विवेलेंस निकालने का जो नॉर्मेलिटी के थ्रू होते हैं, वो भी अभी मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक। तो अभी जिस सवाल से मेरा काम चल रहा है वो बता रहा हूं, ये वाला हम पहले ही कर चुके हैं। कई बार हमने ऐसा किया था कि हमने सवाल में आपको मोल्स दे रखे थे, आपने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको इक्विवेलेंट्स मिल गए। आज एक एक नई बात आ रही है कि कभी भी किसी सब्सटेंस का अगर वेट गिवन हो और उस सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट पता हो, तो वेट और इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड करके आप सीधे इक्विवेलेंट्स उस सब्सटेंस के कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मैंने कहा भाई जैसे इस सवाल की अगर मैं बात करूं, इस सवाल में वो कह रहा है कि मेटल ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्साइड में और वेट गेन 24% का हो गया। अब तुम बताओ, एक मेटल है वो ऑक्सीडाइज में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो वेट गेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मेटल थोड़ी ना बढ़ जाएगा, मेटल का वेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा। जो वेट गेन हो रहा है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर मेटल का वेट एक्स है तो जो उसमें ऑक्सीजन जुड़ी वो 24x/100 होगी। 24% एक्स का क्या होता है? 24x/100। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये मानूं कि लेट द वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्स ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा जो इसके अंदर जुड़ रही है वो कितनी होगी? एक्स का 24%। सब लोगों को यह बात समझ में आई? यानी मुझे दो लोगों के वेट पता चल गए, एक मेटल का और एक मेटल का जो ऑक्सीजन जो उसके अंदर जुड़ रही उसका वेट, यानी इन दोनों के वेट पता चल गए। कैसे निकाला सर? एक का वेट एक्स मान लीजिए, तो 24% का इंक्रीमेंट ऑक्सीजन की वजह से होगा, तो जो ऑक्सीजन जुड़ रही है उसके अंदर वो 24x/100 होगी। मुझे दोनों के वेट पता चल गए। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्लियर है। जब दो लोग भिड़ते हैं, जब दो लोग भिड़ते हैं तो दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। जब दो लोग भिड़ते हैं तो दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो जब दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे तो इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट कर दो, खत्म हो गया सवाल। कैसे सर? इक्विवेलेंट्स मेटल के कैसे निकाले जाएंगे? मेटल के इक्विवेलेंट्स होंगे वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट तो आपको आता नहीं है, चलिए ई मान लेते हैं, क्योंकि वही तो मुझे निकालना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई मान लिया। अच्छा, अब मैंने ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स निकाले। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैं इसको निकालता हूं जरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। अब जरा ये सोचते हैं जरा कि सर O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इस सवाल में इसी चीज से बचने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है किताबों में, जिसको बच्चे याद कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है इसलिए मैं तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकाल के दिखाता हूं। तुम्हें पता है इक्विवेलेंट वेट का भी एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। जहां तक O2 का सवाल है, मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा सर, ठीक है। एन फैक्टर और बता दीजिए इस रिएक्शन में O2 का कितना है, मेरा काम चल जाएगा, मुझे याद बात करने की जरूरत नहीं। अब जहां तक एन फैक्टर का सवाल है, तुम्हें क्या बताया गया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सर यहां तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? अरे लल्लू हो, ऑक्साइड तो है ना, ऑक्साइड तो बन रहा है ना। अगर ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन -2 तो होगी। ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन -2 तो होती है। इसका मतलब ये हुआ ये 0 है, वहां -2 है। 0 से -2, 2 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने? 2 हैं, तो चेंज 4 का होगा, यानी एन फैक्टर O2 का पक्का 4 होगा। बताओ क्लियर है? बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई लोगों को समझ में आ गया। यानी अगर आपने ऑक्सीजन का एन फैक्टर निकाला तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 निकल के आएगा, क्योंकि 0 से -2 में 2 का चेंज आएगा, 2 ऑक्सीजन की वजह से 4 का चेंज आएगा, यानी ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 है। तो यहां पर आपने 4 से डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 8 आ गया। और जैसे ही आपको इक्विवेलेंट वेट पता चला, यहां पर आपने 8 रख दिया। अब आप देख लीजिए, आपके सामने इक्वेशन है, दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट करने हैं। एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल होने के बाद ई अननोन होगा, ई आप सॉल्व करिए, 100/3 आ जाएगा। एंड दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सीधे से क्लियर है, बहुत सीधी सी बात करनी है। बहुत सीधी सी बात ये कर रहा हूं कि जब मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए तो मेटल के इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है। मेटल के इक्विवेलेंट्स मेटल का वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन का वेट अपॉन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, दोनों इक्वेट करो, जो भी अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं है, अगर क्लोराइड बनाना है तो भी यही करेंगे। मेटल के वेट को मेटल के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, क्लोरीन के वेट को क्लोरीन के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। नाइट्राइड बनाना हो तो भी यही करेंगे, मेटल के वेट को मेटल के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन के वेट को नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। किताबों में 3-3, 4-4 फॉर्मूले बनाए जाते हैं इसके, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस वगैरह वगैरह वगैरह।
हिमांशु, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। बहुत आसान सा सवाल था। मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके ऑक्साइड में, ठीक, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई डेटा नहीं है, सीधी सीधी बात, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वेट गेन 24%। आप करें कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए? सर दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड बनाने के लिए मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना पड़ेगा। सर रिएक्ट करा दिया, कुछ नहीं, फॉर्मुला वाला नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो हमने जनरल लिख दिया, अंग्रेजी अंग्रेजी लिख दी बस। अब वो कह रहा है सर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कल आपने बताया था जब दो लोग होते हैं तो भिड़ते ही भिड़ते हैं, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर तो करने ही पड़ेंगे। तो सर मैंने दोनों के इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट कर दिया। अब इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे सर? इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए वेट और इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किया जाता है, ये इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। ये फॉर्मुला याद रखना है, ठीक। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट्स। तो मैंने मेटल के वेट को एक्स मान लिया, और 24% जो वेट गेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मेटल जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है वेट गेन? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है ना। तो अगर मेटल का वेट x ग्राम है तो इसका 24% ऑक्सीजन जुड़ी होगी, तो ऑक्सीजन का वेट 24x/100 हो गया। दोनों लोग के वेट आ गए। अब दोनों के इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मेटल का वेट x है, उसका इक्विवेलेंट वेट ई मान लेते हैं। ऑक्सीजन का वेट 24x/100 है, और उसका इक्विवेलेंट वेट उसके निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है? 8। कैसे आया? जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो -2 होगा, यहां 0 है, यहां -2 है, तो चेंज 2 का आएगा। 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 4 का चेंज आएगा। सो एन फैक्टर इज 4, यानी अल्टीमेटली ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होगा। अब अगर उसका एन फैक्टर 4 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी 32/4, इक्विवेलेंट वेट 8 आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहां पर फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं। दिस इज, ये क्या चीज है हमारी? ये क्या चीज है हमारी? ये है हमारे इक्विवेलेंट्स वेट, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल। और ये क्या चीज है हमारी? ये है हमारे इक्विवेलेंट्स वेट, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। मैंने मेटल के इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दिया। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर तुम्हें कुछ याद ही करना है तो फॉर्मूला मत याद करो, तुम ये याद करो कि जब भी कभी ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। इसको अगर अब तुम्हें याद करना है तुम याद करो, और जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं 0 से -2 में 4 का चेंज आ जाएगा ओवरऑल, तो एन फैक्टर 4 होगा। और अगर एन फैक्टर 4 होगा तो इक्विवेलेंट वेट 32/4 8 होगा। आप ऐसे समझ ले तो ऐसे समझ ले, याद करने की जरूरत ही नहीं। अब मैंने दोनों को आपस में इक्वेट किया, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, सीधे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू 100/3 आ गई। ये तब होगा जब आप ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। हम और सवाल लेते हैं, और अगर इसमें पेरोक्साइड होता, हालांकि ऑक्साइड ही बनवा रहा है, अगर वो पेरोक्साइड बनवाता तो यहां -1 आता। अगर यहां -1 आता तो 0 से -1, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 है तो 2 का चेंज, तब एन फैक्टर 2 ले लेते। लेकिन क्योंकि वो ऑक्साइड बना रहा है, जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड ही बनते हैं मेटल के, तो वो ऑक्साइड की ही बारे में बात कर रहा है, एक प्रैक्टिकल सवाल की बात कर रहा है, ठीक। हाँ, उसको हाइपोथेटिकली कुछ भी बनाना हो वो कर सकता है। अगर पेरोक्साइड बनाना है पेरोक्साइड बनाइए, जैसे भी करना है। आपको एन फैक्टर निकालने आते हैं, आप दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करिए। मेटल के वेट से मेटल के इक्विवेलेंट्स निकल आए, ऑक्सीजन के वेट से ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स निकल आए, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, जो अननोन है वो सॉल्व हो गया। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? हाँ लक्ष्य, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब वो वाले सवाल पे आते हैं जो मैंने अभी बोला था, ठीक, उस सवाल पे आते हैं। ये अब देखो यहां पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्लोराइड बनाना है। मैंने कहा सुनिए सुनिए, आप चुप रहिए जरा, आप बिल्कुल चुप रहिए, मेरी बात सुनिए जरा। क्लोराइड बनाना है, क्लोराइड बनाते हैं। मेटल जो है, नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्लोराइड तभी बनता है जब Cl2 से रिएक्शन होती है, और ये है आपका मेटल क्लोराइड। फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि मेटल का नाम नहीं पता है। जब तक मेटल का नाम नहीं पता चलेगा, उसकी वैलेंसी नहीं पता चलेगी, आप क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। मुझे जरूरत भी नहीं, ठीक। मुझे यह तो पता है, सब लोगों को इस बात के से कोई डाउट है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, इस सवाल में भी इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन के बराबर करने चाहिए। क्लियर है सब लोगों को ये बात कि मेटल के इक्विवेलेंट्स क्लोरीन के इक्विवेलेंट्स के बराबर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए सर। दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। अब दोनों के इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। कैसे निकलते हैं मेटल के इक्विवेलेंट्स? वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे अभी हमने किया था बिल्कुल वैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन। क्या मेटल का वेट दे रखा है?
अरे सर यही तो निकालना है, तो चलिए एक काम करते हैं, मेटल के वेट को वैसे ही रहने देते हैं, वेट ऑफ मेटल ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस, बल्कि एक काम करते हैं, वेट ऑफ मेटल को कुछ मान लेते हैं ताकि ज्यादा बार बार ये ना लिखना पड़े। मेटल के वेट को कुछ मान लेते हैं, एक्स ग्राम मान लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज एक्स। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? अरे सर वो तो सवाल में दे रखा है, ये देखिए 12 इज इक्वल टू, सर क्लोरीन का वेट। अब तुम्हें बताओ ये किसका वेट, ये क्लोरीन का वेट है या क्लोराइड का? सर ये तो पूरे क्लोराइड का है, उसमें मेटल तो फिक्स होगा एक्स। इसका मतलब ये हुआ सर अगर आपको क्लोरीन चाहिए तो टोटल वेट में से आपको मेटल का वेट माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ये वाली बात? मुझे तो क्लोरीन का वेट, भाई मुझे इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने, उधर से क्या मतलब है मेरा, तो यानी उसके वेट से मैंने मेटल का वेट माइनस कर दिया तो मुझे क्लोरीन का वेट मिल गया, तो मुझे क्लोरीन का वेट मिल गया 0.75। बिल्कुल वही इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। अब जरा क्लोरीन के इक्विवेलेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ऑक्सीजन का निकाला। सब लोग जानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है, क्लोरीन एटम की, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और क्लोराइड सर इसका तो शक्ल ही नहीं पता। अरे भाई शक्ल नहीं पता, लेकिन क्लोराइड तो जानते हो, क्लोराइड तो -1 होता है भाई। और अगर क्लोराइड -1 है तो सर 0 से -1, एक का चेंज एक की वजह से, 2 क्लोरीन है तो 2 का चेंज आएगा, इसका एन फैक्टर। और अगर इसका एन फैक्टर 2 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट से आधा होगा। मॉलिक्यूलर वेट होता है 71 क्लोरीन का, 2 से डिवाइड कर दिया 35.5 आ गया, यहां पर आपने रख दिया 35.5। क्या नोन है? ये आंसर है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। यानी जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8, और जब ऑक्सीजन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करे क्लोराइड बनाने के लिए तो उसका क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5। ये देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो याद कुछ नहीं करके जाता, वो सीधी एक बात करता है, सर दो लोग भिड़ रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करो, ऐसी की तैसी सारी तरीके इक्विवेलेंट्स निकालने के, जैसे करना है वैसे कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं होती मुझे। क्लियर है? ये 0.12 ग्राम आ रहा है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0.12 ग्राम आई। शाबाश। वो प्रियांशु क्लोरेट है, ClO3 माइनस इज क्लोरेट, मैं क्लोराइड की बात कर रहा हूं, दिस इज क्लोराइड। एंड क्लोराइड भी मैंने उस चार्ट में लिखा था, उस चार्ट में क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दी गई। यार ये तो यार बड़ा आसान सी बात है, क्लोराइड इज ऑलवेज -1। 12वीं पास बच्चे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? शाबाश। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत आसान है। एक आध बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा बताइए। मैंने दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है, क्योंकि दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जब दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं। इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर माहौल वेट से चल रहा है, तो वेट से इक्विवेलेंट्स, हमने इक्विवेलेंट्स निकालने के और भी तरीके किए थे, तुम्हें याद होगा। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, उससे एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स निकाले। समझो, इक्विवेलेंट्स निकालने के और भी तरीके हैं। हम यहां पर इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल रहे हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे तो भी इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इक्विवेलेंट वेट किसका दे रखा है, किसका नहीं दे रखा है? हमें इस बार दोनों के इक्विवेलेंट वेट दे रखे हैं। मेटल का 12 दे रखा है और क्लोरीन का 35.5 मैंने अपने आप निकाल लिया एन फैक्टर से। जब दोनों के इक्विवेलेंट्स वेट आ गए तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स। मेटल के वेट को अगर एक्स मानोगे तो क्लोरीन का जो वेट होगा वो क्लोराइड के वेट में से मेटल के वेट को माइनस करके निकलेगा। ये तो यार बड़ा क्लियर है ना। मेटल का क्लोराइड का जो वेट होगा टोटल, उसमें से अगर मेटल माइनस कर दो तो आपको क्लोराइड क्लोरीन का वेट मिल जाएगा ना। तो वो जो क्लोरीन का वेट है वो मैंने 0.475 माइनस एक्स मान लिया। अब दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा। बस मुझे इसमें जो तुम्हें सिखाना है ना, मैं वो ये सिखाना चाह रहा हूं, जरा समझना। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है तो इसका एन फैक्टर 4 होता है। जब मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाता है तो इसका एन फैक्टर 2 होता है। मुझे ये बताना तुम्हें, बस इतना ही तो था यार काम की बात। बाकी तो तुम्हें कल तक सिखा ही चुके हैं कि दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो। एन फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर से निकल के आता है, आसानी से सॉल्व कर लीजिए। और सब लोग समझ पा रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब
ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल देखो कितनी आसानी से किया जा सकता है। यही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने यूज किया है, इसको यूज करके आप एक्स की वैल्यू 0.12 ग्राम निकाल सकते हैं। अच्छा, यही सवाल किसी और तरह से भी दिया जा सकता था भाई। ऐसा भी हो सकता है ना कि मेटल का ऐसा भी हो सकता है जैसे, कुछ ऐसा भी कर सकते थे हम कि वेट ऑफ मेटल दे रखा है कुछ 2.3 ग्राम, वेट ऑफ क्लोरीन दे रखा है, सॉरी वेट ऑफ क्लोराइड ले लेते हैं, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड वो दे रखा है 2.95 ग्राम्स ऐसे। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कुछ उल्टा कर लेते हैं इस बार, ऐसा सवाल आ गया। तो वही यार, बिल्कुल सेम जैसे करते थे, जैसे अभी हमने समझाया, बिल्कुल वही करना है, सेम सवाल है। वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन। ये किसका वेट है? क्लोराइड का। ये किसका है? मेटल का। तो अगर दोनों माइनस कर देंगे तो क्लोरीन का वेट आ जाएगा। तो क्लोरीन का वेट आ गया 2.95 माइनस 2.30 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 35.5। इससे आप ई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ बिल्कुल छोटी सी अकल लगानी है कि सर बिल्कुल सीधे सीधी बात करेंगे आप। वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करिए, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करिए, दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। जो भी अननोन होगा, चाहे ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं बाएं, जो भी होगा वो सब सॉल्व हो जाए। यानी कुल ऐसा लग रहा है जैसे चार चीजें हैं। चार चीजें कौन कौन सी हैं? वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। इन चारों में से वो कोई भी एक अननोन होगा जो आपसे पूछ लेगा, बात खत्म। जो उसको पूछना है वो पूछ ले। समझ में आया? मोहिनी, तुमने अगर अभी अभी ज्वाइन किया है तो बैकलॉग तो जरूर होगा। बेस्ट है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके साथ डीपीपीस को सॉल्व जरूर करना। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस देख देख कर उनको समझने की कोशिश करना। तुम्हें काफी चीजें समझ में अपने आप भी आ जाएंगी। चिराग समझ में आया? ग्रेट। मोदित समझ में आया? मोदित के भी समझ में आया। अदिति क्लियर है? साहिल क्लियर है? आप हाँ, मोबाइल के कांस्टेंट यूज से सर में दर्द हो सकता है यार। अभी मैं कुछ बता नहीं सकता यार। अब मैं इन सब चीज़ों का कोई इलाज नहीं है यार मेरे पास। अब ये ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम है, तो उसका तरीका यही है कि आप बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें, 5 मिनट 7 मिनट के लिए उठ जाया करें, पानी पी लिया करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो। इंटरनेट पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह देखो कि अगर स्क्रीन व्यूइंग व्यूइंग बढ़ रही है तो आप किस तरह की एक्सरसाइजेस करें जिससे आंखों को थोड़ा सा आराम मिले। आप थोड़ा सा कोशिश करो, और ये भी कोशिश करो कि जितना पढ़ाई का काम है सिर्फ वही किया जाए। साथ में टीवी देखना, वो भी एक स्क्रीन को देखना, वो उसको अवॉइड करो। कुछ और मूवीज वगैरह देखना, उसको अवॉइड करो। मोबाइल पर किसी और तरह का काम करना बंद कर दो। सिर्फ पढ़ाई का काम करोगे तो स्क्रीन टाइम सिर्फ पढ़ाई का ही रह जाएगा, और किसी तरह के स्क्रीन टाइम को अवॉइड किया जा सकता। सही। कुछ लोग पीओएसी के पीछे पड़ गए हैं। हम पीओएसी की भी बात कर लेंगे हमें जैसे ही टाइम मिलता है। तो अभी अभी इसको खत्म करते हैं, फिर अगर टाइम रहा तो आज पीओएसी की भी बात कर लेंगे, नहीं तो कल। पीओएसी 2 मिनट में सिर्फ कुछ नहीं होता, हम समझते हैं अभी, ठीक। बहरहाल, तो ये बहुत इजी है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे एग्जाम्स में ऑक्साइड को लेके और क्लोराइड को लेके सवाल बना हुआ है, ठीक। ऑक्साइड का भी ऐसे सवाल बन जाएगा। वेट ऑफ मेटल दे रखा है, और वेट ऑफ ऑक्सीजन दे देगा, या तो अगर ऑक्सीजन दे देगा तब तो डायरेक्ट ही रख देना, और अगर ऑक्साइड का दे देगा तो मेटल के वेट में से माइनस करके ऑक्सीजन का निकाल लेना। और लेकिन तब यहां पर इक्विवेलेंट वेट 8 रखना, 35.5 नहीं। अगर ऑक्सीजन का सवाल है तो 8 रखेंगे, क्लोराइड का सवाल है तो 35.5 रखेंगे। अब मैं अपनी तरफ से एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, दैट इज नाइट्राइड का सवाल। वो उसने कभी नहीं पूछा। हम नाइट्राइड की भी बात कर लेते हैं। मेटल
reacts with nitrogen to form its nitride. The weight of metal, मान लीजिए हमें सवाल में दे रखा है, कुछ भी ले लेते हैं, and weight of nitride, कुछ और ले लेते हैं, 3.23 ले लेते हैं, ये ऐसे मैं बना रहा हूं बस. फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. ये सवाल आ गया. अब देखो ये थोड़ा सा नया है, नया कुछ नहीं है यार, वही करना है. दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, खेल खत्म करो, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो. पहले इक्वेशन लिख देते हैं बस, मेटल प्लस नाइट्रोजन गिव्स मेटल नाइट्राइड. खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर. कोई मुझे बता सकता है नाइट्रोजन का इन फैक्टर कितना होगा यहां पर, क्योंकि तुम्हें इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, क्योंकि जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन. इक्विवेलेंट्स कैसे लिखोगे, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. अब देखो जो जो दे रखा है, वेट ऑफ मेटल दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, वो माइनस माइनस करके निकाल लेंगे. इक्विवेलेंट वेट बताओ जरा, मुझे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए. कोई मुझे बताएगा नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट? अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश. मोहित, संकल्प, सात्विक, सिद्धार्थ, आर्यन, मोहम्मद, मिरान, कुछ लोगों ने गड़बड़ दिया. नेहा ने सही बताया, कंचन ने सही बताया, शाबाश. निखिल चेक करो, विजय चेक करो, सब लोग, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग. ये 14 वाला कौन है भाई, इसको चेक करो सब लोग. रियाज बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया. इसको जरा एक बार चेक करके देख लेते हैं. कुछ करना ही नहीं यार, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. और नाइट्राइड, अगर तुम्हें याद हो, वो चार्ट दिया गया था और चार्ट में बताया गया था कि नाइट्रोजन -3 होता, नाइट्राइड N3-. तो अगर ये -3 है तो 0 से -3 3 का चेंज, एक की वजह से, और नाइट्रोजन 2 है तो 3 दूनी 6 का चेंज. इसका मतलब ये हुआ एन फैक्टर नाइट्रोजन का क्या होगा जब वो नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा, 6 होगा सर. खत्म हो गया. तो अगर एन फैक्टर 6 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 6. खत्म हो गया सवाल, यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. व्हाट इज वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल इज 2.93. वेट ऑफ मेटल कितना दे रखा है हमें, 2.93 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ई मान लेते हैं. और नाइट्राइट का जो नाइट्रोजन का वेट होगा इन दोनों को माइनस करके निकल आएगा, तो यह आ जाएगा 3.23 माइनस 2.93 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 28/6. इसमें ई अननोन होगा, ई आप कैलकुलेट कर लीजिए, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं. यानी अब 3 बातें हो गई मेरी, और यही 3 फाइनल हो गया एकदम. क्या कि अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 रखेंगे, अगर मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 रखेंगे, और अगर मेटल नाइट्राइड में कन्वर्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 28/6 रखेंगे. ये 3 बातें याद कर लेते हैं और दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करेंगे. जो भी अननोन होगा, जो भी वो पूछेगा, वो सब कैलकुलेट हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? सब लोगों को समझ में आया ये? शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक. आयुष पूछ रहा है ये इक्वल कैसे किया, क्या चीज इक्वल कैसे की भाई? ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे तो क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है, तो एक बार इक्विवेलेंट्स यहां से निकाले, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक बार इसके इक्विवेलेंट्स निकाले, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया. इक्वेट करके ई अननोन होगा, ई सॉल्व कर लेंगे. ठीक, बिल्कुल सही. और आगे बढ़ते हैं. अब मैं ऐसे ही एक सवाल लेके आया हूं.
इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मुझे इस आदमी का एन फैक्टर चाहिए। मैं एक बार तुम्हें जरा करने के लिए टाइम दे रहा हूं, तुम जरा इसको करके देखो एक बार। जरा 1 मिनट तुम्हें टाइम देता हूं मैं, तुम करके दिखाओ। जब भी रिएक्शन होती है तो दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स, जो भी दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली जब भी इक्विवेलेंट्स आपस में, जब भी दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे उन दोनों के इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट करना होगा। अरे वाह, जसकीरत सिंह 61, वेरी गुड यार, शाबाश। इसका एन फैक्टर चाहिए यार। इसका एन फैक्टर निकालना है। 61, वेरी गुड। विनीत यादव 61, अंकुश 61, अनीश 61, शाबाश। इसका आंसर 61 ही सही है। ये 1 वाला गलत है भाई। आदिल शाबाश 61, राजवर्धन 61, बहुत बढ़िया। समीर 61, दीपक 61, बहुत सारे बच्चे 61 बता रहे हैं। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सवाल है यार, बस इसमें थोड़ी सी घबराहट होती है और हमारे लिए ये सवाल मुश्किल बन जाता है। और वही है कि भाई थोड़ा सा डरा देता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका देखो आंसर 61 बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी आ गया है। इसको बहुत बहुत क्लियर है, हम इसको अलग से लिख लेते हैं एक बार। FeCN6 4 माइनस, वो Fe3+ में जा रहा है, CO2 में जा रहा है और नाइट्रेट में जा रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं यार, इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत, बहुत आसान है। यहां आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तुम सब जानते हो। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2, क्योंकि साइनाइड -1 होता है तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2। और तुम्हें यह भी बताया था मैंने, साइनाइड में कार्बन +2 और नाइट्रोजन -3 होता है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के तोड़ के दिखाया था कि कार्बन +2 और नाइट्रोजन -3 होता है। अच्छा, यहां जो CO2 वो 4 है और जो नाइट्रोजन है वो 5 है। अब एक देख के क्या लग रहा है कि सर आयरन एक तो 2 से 3 में जा रहा है, एक का चेंज एक की वजह से, और एक ही आयरन है। कार्बन जो है वो 2 से 4 में जा रहा है। अब अगर कार्बन 2 से 4 में जा रहा है सर, तो ये तो 2 का चेंज है और एक कार्बन की वजह से है, और हमारे पास टोटल 6 कार्बन है, तो 2 गुणा 6 यानी 12 मोल मैंने छोड़े, 1 मोल आपने छोड़ा। अब नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है, -3 से +5 में यानी 8 मोल का चेंज है पर एक नाइट्रोजन की वजह से। और है कितने नाइट्रोजन? 6। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक में 8 का चेंज तो 6 में 6 × 8 दैट इज 48। यानी देख के क्या लग रहा है कि 48 मोल नाइट्रोजन छोड़ेगा, 12 मोल मैं छोड़ूंगा और 1 मोल आयरन छोड़ेगा। कुल मिला के ये वो सॉल्ट है जिसमें सारे एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और जब सारे एटम्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालकर एन फैक्टर निकाल लिया जाता है। टोटल एन फैक्टर क्या आएगा? 1 + 12 + 48 एंड दैट इज 61। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय पर मोल ऑफ दिस FeCN6 4- विल बी 61। तो एन फैक्टर विल बी 61। बहुत आसान। यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया? और आगे बढ़ते। ये बड़ा आसान सा सवाल था। अच्छा देखो, आसान तो इसलिए क्योंकि तुमने कर लिया और तुम्हें समझ में आ गया। बस इसमें एक ही बात थी जो याद रखने की थी, अगर तुम उसे याद रखते हो, कि साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती। ये जो बाहर का नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ये याद रखने के लिए बोला था मैंने, अदरवाइज ये डंडे तोड़ के तुम अपने आप भी निकाल सकते हो। तो एक बार तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगी, फिर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि इसमें सारे लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़कर आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना अच्छा सवाल होगा, ये सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा एन फैक्टर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर 61 एन फैक्टर। अरे भाई, एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जो भी आ रहा है वो आप लिख दीजिए। एक जबरदस्त अच्छा आदमी है जो सामने वाले को बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस कर सकता है। सोचिए, एक आदमी 61 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर मोल, यानी सामने वाले के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यानी ये एक मोल सामने वाले के बहुत सारे मोल्स को रिड्यूस करने का काम कर सकता है, बहुत सारे मोल्स। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 4 लोग दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इन चारों में से वो कौन सा आदमी है जो किसी पर्टिकुलर
डिस्टेंस के सबसे ज्यादा मोल रिड्यूस कर रहा है, तो वो आदमी जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो सबसे ज्यादा सामने वाले के मोल्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो इस वाली बात को? सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है कि जितने ज्यादा मोल मैं रिलीज करूंगा सामने वाले के सर पे मारूंगा, और जितने ज्यादा उसके सर पे मोल्स मारूंगा सामने वाला उतना ही ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो अगर 4 लोग दिए जाएं जो सारे लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एक आदमी 10 कर रहा है, एक आदमी 50 कर रहा है, एक आदमी 61 कर रहा है, एक आदमी 5 कर रहा है, वो कह रहा बताइए इन सब में से वो कौन सा आदमी है जो सामने वाले के सबसे ज्यादा मोल्स रिड्यूस करेगा? तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो सामने वाले को सबसे ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। यानी ये Fe-CN6-4- एक ऐसा आदमी है जिसका पर मोल 61 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और 61 मोल्स इलेक्ट्रॉन जब सामने वाले के पास जाएंगे तो सामने वाले के बहुत सारे मोल्स रिड्यूस हो सकते हैं। क्लियर है? शाबाश। n फैक्टर कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये 200 400 300 3 2 5 2/5 4/5, ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहां पर ना एक छोटी सी बात करना चाह रहे हैं। यहां पर नॉर्मैलिटी के बारे में भी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, हम अगर इतना सब पढ़ चुके हैं तो हमें सिर्फ इतना बता दीजिए सर ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो मैं तुम्हें बताऊं, नॉर्मैलिटी जिस तरह से मोलारिटी कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशंस की, उसी तरह से सॉल्यूशंस की नॉर्मैलिटी भी उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मोलारिटी बनाई गई थी उसी तरह से नॉर्मैलिटी के बारे में बात की जाती है। जो नॉर्मैलिटी होती है हमारी, इसको लिखने का तरीका है इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बिल्कुल वैसे ही। तुम बताओ मोलैरिटी और इसमें क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी में ऊपर इक्विवेलेंट्स की जगह मोल्स आते थे सॉल्यूट के, यहां इक्विवेलेंट्स आएंगे। यानी एक चीज और समझ में आ रही है सर, मोल्स अगर आते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी वो रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होगी। वो रिएक्शन में वो सॉल्यूशन कैसे भी इंवॉल्व हो रहा हो उसकी मोलैरिटी फिक्स होगी, लेकिन नॉर्मैलिटी बदल सकती है सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी रिएक्शन में एज एन एसिड यूज हो सकता है, और वही आदमी एक रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज हो सकता है। यानी कोई एक आदमी किसी रिएक्शन में किस तरह से बिहेव कर रहा है वो उसके एन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और वही एन फैक्टर उसके इक्विवेलेंट्स को डिसाइड करेंगे। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो हमेशा फिक्स होगी। बताओ ये वाली बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना भाई। भाई जो चीजें तुम लोग लिख रहे हो वो एक बार आप थोड़ा सा अपने आप भी करके देखेंगे। एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी एक अच्छी किताब है, आप नरेंद्र अवस्थी से भी सवाल लगा सकते हैं, एक अच्छे लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। मैं यहां पर फिर एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो भी कुछ यहां बताया जा रहा है इसमें अगर कोई चीज ऐसी है जो मैं नहीं करवा पाया या जो आसान चीज थी मैंने जानबूझ के इसलिए छोड़ी होगी, वो आप अपने आप एनसीईआरटी से बुक के देखकर कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कुछ कमाल नहीं है यार, बहुत आसान है। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओलियम, ये अभी मैं कराऊंगा, ठीक। अच्छा, अब एक बार जरा जो कराया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मैलिटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम सब जानते हो इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली किसके साथ लिंक होते हैं? एन फैक्टर के साथ। अगर एन फैक्टर बदल गया तो इक्विवेलेंट्स बदल जाएंगे। यानी रिएक्शन टू रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी वो बदल सकती है क्योंकि एन फैक्टर सॉल्यूट का बदल सकता है, लेकिन मोलैरिटी वो हमेशा फिक्स होगी क्योंकि मोलैरिटी में तो मोल्स आते हैं और मोल्स हमेशा फिक्स रहते हैं। मोल्स का इन फैक्टर से कोई लेना देना ही नहीं होता। अब यहां पर एक चीज और सीखने को मिलती है, जिस तरह से तुम मोल्स निकालते वक्त मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह से इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप नॉर्मैलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये भाई अपनी पुरानी बात, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। अच्छा, आपको ये कहे कि सर
नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का आपस में कोई रिश्ता है? हाँ, आप रिश्ता यहां से निकाल सकते हैं। देखिए जरा, मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे लिख सकता हूं, जब बताओ जरा। इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स। मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूं, एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अभी नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर रहा हूं मैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब तुम जरा देख के बताओ, इसके अंदर ये जो दे रखा है हमें, ये क्या चीज? देखो जरा, मैंने सिर्फ इक्विवेलेंट्स को ये लिखा है। तुम सब जानते हो मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो मैंने इक्विवेलेंट्स की जगह एन फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया, और मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या बन गई? मोलैरिटी। यानी ये बन गई मेरी मोलैरिटी। अरे भाई, ये तो समझ ही रहे हो, ये यानी एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये मेरा एक नया फॉर्मूला आ गया मेरे सामने। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये भी एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। शाबाश। यानी अल्टीमेटली तुम्हें क्या क्या यहां पर और एक बात देखने को मिल रही है कि अगर आपको सर नॉर्मेलिटी के बारे में डिफाइन करना हो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में। अगर आपको सोल्यूट इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट्स भी मिल, यानी इक्विवेलेंट्स निकालने का अब तुम्हारे पास, जिस तरह से मोल्स निकालने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके थे, उसी तरह से सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स निकालने के भी अब तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? अगर वेट गिवन हो तो भी इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। वेट से मोल, मोल से इक्विवेलेंट्स, एक तरीका ये। दूसरा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो भी इक्विवेलेंट्स दे देते हैं। अगर कोई सोल्यूशन है तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट्स निकाले जा सकते हैं, और एक बार इक्विवेलेंट मिलेंगे तो दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट करके जो भी अननोन होगा वो सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी तुम्हें एक दो वो सवाल करके दिखाता हूं जो तुमने मोलैरिटी के टर्म्स में किए थे, अब मैं नॉर्मेलिटी के टर्म्स में करता हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, जब मोलैरिटी के टर्म्स में सोल्यूशन के बारे में बात हो रही थी तो आप पहले मोल्स निकालते थे और फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स निकालते थे। अगर नॉर्मेलिटी किसी सोल्यूशन की गिवन है तो सीधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, ये देखिए, इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सीधे नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सीधे सीधे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको सीधे ही इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिन सवालों में मोलैरिटी गिवन होती है उन सवालों में एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। जिन सवालों में नॉर्मेलिटी गिवन होती है वहां सीधे सीधे इक्विवेलेंट्स निकल आते हैं, और उनको आपस में इक्वेट करके जो भी अननोन होता है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं अभी एक आध सवाल कर लेता हूं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। ये सब लोगों को क्लियर हो रहा है? नहीं बेटा, नॉर्मेलिटी से मोल फ्रैक्शन वगैरह नहीं निकाल सकते। नॉर्मेलिटी से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, क्योंकि एन फैक्टर तो वेरी करता। जैसे ही आपको मोलैरिटी मिलेगी तो डेंसिटी को यूज करके आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्शन टू रिएक्शन चीजें बदलती रहेंगी, तो फिर एन फैक्टर बदलता रहेगा, और एन फैक्टर बदलता रहेगा तो फिर नॉर्मेलिटी भी बदलती रहेगी। यानी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की मोलैरिटी वो हमेशा फिक्स होगी, चाहे वो जिस रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। लेकिन उसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उस आदमी का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग आ सकता है। ये सब लोगों को समझ में आ रही है वाली बात? हाँ, कई लोगों को ये बात क्लियर हो रही है, शाबाश। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल लेता हूं जो मैंने पहले किया था, मैं उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैं अपने आप ही बात समझ में आ जाएगी। जब आप इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो? हंड्रेड ml 0.1 नॉर्मल KMnO4 reacts with 100 ml Fe2C2O4 whole thrice solution. Find out the molarity of
Fe2C2O4 होल थ्राइस सोल्यूशन। छोटा सा ऑब्जेक्टिव जेई के पेपर में हमसे दिखाई दे दिया। अब जो बच्चा समझता है वो कर लेगा, क्योंकि इसमें सब एक बात आ रही है। एसिडिक मीडियम और ले लेते हैं, चलिए छोड़िए एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम को भी छोड़ दीजिए आप। क्यों? क्योंकि सर मुझे एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। किसके? सर KMnO4 के। क्यों? क्योंकि सर आपने डायरेक्टली नॉर्मेलिटी दे रखी है। क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सीधे ही क्या निकाल आते हैं? इक्विवेलेंट्स। पहले आप मोलारिटी देते थे, तो मैं मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके पहले मोल्स निकालता था और फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स निकालता था। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मोलारिटी होगी तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मेलिटी होगी तो एन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर है ये? सोनू, ये रिडॉक्स का ही चैप्टर चल रहा है। इस रिडॉक्स में सिर्फ एक बैलेंसिंग का पोर्शन रह जाएगा, वो बैलेंसिंग मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा। समझ रहे हो? अदरवाइज ये दो चैप्टर, बड़े बड़े दो चैप्टर, पता नहीं तुम लोग किस तरह से कर रहे हो। तुम एनसीईआरटी के चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, तुम 11वीं 12वीं की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो। तुम मेन चीजों को समझने की कोशिश करो, और जो बहुत बेसिक चीजें हैं अगर मान लीजिए वो आप खुद से कर सकते हैं तो कर डालिए आप एनसीईआरटी से उठा के। एक दो चीजें हैं यार, पढ़ डालो, उसमें कुछ करना ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि जो चीजें समझाई जा रही हैं, जो अच्छे लेवल की हैं, जो आप खुद से नहीं समझ सकते, एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश। अब इसको जरा समझते हैं, जरा इस सवाल को कैसे किया जाए। इस सवाल को करने के लिए आप 100 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4 सोल्यूशन दे रखा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सिंपल टाइट्रेशन का सवाल। सिंपल टाइट्रेशन मतलब आपका एक बर्तन है, उस बर्तन में एक सोल्यूशन है, एंड दिस इज FeC2O4 सोल्यूशन 100 ml। बहुत देर से लोग कह रहे हैं सर टाइट्रेशन बताओ। ये टाइट्रेशन ही दिखा दें, जब तक मैं बर्तन नहीं बनाऊंगा तुम्हें मानोगे नहीं कि ये टाइट्रेशन है। सर ये टाइट्रेशन ही है। ये देखिए, ये ब्यूरेट ले लिया और इस ब्यूरेट में भर दिया आपने 100 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4। यानी जब आप इसका नॉब खोलेंगे तो ये 100 ml कंज्यूम हो जाएगा, FeC2O4 को पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा। सवाल ये है कि इस FeC2O4 की मोलारिटी कितनी, ये सवाल। अब तुम अपने आप अकल लगाओ ना यार, मैं क्या समझाऊं उसमें, तुम अपने आप सोच के देखो। क्या यहां दो लोग भिड़ रहे हैं? हाँ सर भिड़ रहे हैं। तो क्या दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे? हाँ सर इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अरे तो इक्वेट कर दो यार। जब इक्वेट करोगे तो जो अननोन होगा वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तुम डीपीपीस को देखो और क्लास के वीडियो लेक्चर्स देखो, ये सब आसान सा लगने लगेगा तुम्हें। ठीक, कैसे करना है? इक्विवेलेंट्स, कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं चाहिए, सिर्फ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe2C2O4। आप क्या करें सर? KMnO4 के इक्विवेलेंस बताइए कितने, और FeC2O4 के बताइए, दोनों इक्वेट कर देते हैं। KMnO4 के इक्विवेलेंस कैसे निकलेंगे? क्या इस बार नॉर्मेलिटी गिवन है? हाँ सर। क्या वॉल्यूम गिवन है? हाँ सर। और हमने अभी क्या पढ़ा था? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ही इक्विवेलेंट्स होते हैं। इस बार एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मीडियम दो ना दो, भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेने देना। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आ जाएंगे 100। देखो मिली मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज 100 ml है तो इधर भी मिली हो जाएगा। तो 100 इंटू कितना है? 0.1। ये इक्विवेलेंट्स आ गए। एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी दे रखी है। समझ लो, दिस इज वॉल्यूम। तुम लोगों को तो ये भी दिखाई देना चाहिए ना कि सर एक फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, तुम्हें वो फॉर्मूला ही दिखाता हूं। दिस इज V1 एंड दिस इज N1। ठीक है, अच्छा अब उधर आते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस। Fe2C2O4 होल थ्राइस के इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है सर? 100 ml दे रखा है। और उसकी जो इक्विवेलेंट्स हैं वो हो गए N। नॉर्मेलिटी जो है उसकी N मान लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप N निकाल लीजिए। अब तुम देख लो इसमें, जैसा तुमने किताबों में देखा होगा, दिस इज V2 एंड दिस इज N2। तुम लोगों को याद आ रहा होगा सिंपल टाइट्रेशन में सर हमने पढ़ा था N1V1 बराबर N2V2 लगाते हैं। लो हमने लगा दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तुम ये सोचोगे तुम्हें कराया नहीं गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अरे भाई भाड़ में जाए N1V1 N2V2 यार, दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने। क्या N1 क्या V2, क्या इसमें सोचना यार? दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करो, खत्म करो। N1V1 N2V2 तो है ही ना यार, क्योंकि दोनों लोग के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट करने हैं। तो इसकी नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम, इसकी नॉर्मेलिटी इसका वॉल्यूम, इससे N2 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, इससे N2 आ जाएगा। कितना N2 आएगा? दैट इज ये N2। ये आ जाएगा आपका 0.1। यानी नॉर्मेलिटी ऑफ दिस KMnO4 सॉरी Fe2C2O4 सॉल्यूशन इज। लेकिन क्या तुम्हें नॉर्मेलिटी चाहिए? नहीं सर, मुझे तो मोलारिटी चाहिए। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर।
याद है मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन निकाला गया था। यानी आप मुझे Fe2CO4 होल थ्राइस इस रिएक्शन में उसका एन फैक्टर बता दीजिए, काम खत्म। अब फिर वही है सर, पुरानी चीजें याद नहीं है कैसे करेंगे? अरे भाई Fe2CO4 होल थ्राइस को ऑक्सीडाइज ही तो करना है। कुछ किसी को पता है इसका एन फैक्टर? कोई बताएगा मुझे Fe2CO4 होल थ्राइस का एन फैक्टर? क्या होगा ऑक्सीडेशन में? आयरन तो +3 में ही रहेगा और ऑक्सीलेट CO2 में चला जाएगा। आयरन का कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये मैंने क्लास में करवाया है। आयरन का कुछ होगा नहीं क्योंकि आयरन ऑलरेडी +3 में है और कार्बन भी यहां +3 में है और यहां कार्बन +4 में है। आयरन का +3 में ही रह जाएगा, लेकिन कार्बन 3 से 4 में चला जाएगा। 3 से 4, एक का चेंज एक की वजह से, और क्योंकि तुम्हारे पास 6 कार्बन है इसलिए एन फैक्टर 6 माना जाए। तो द एन फैक्टर ऑफ Fe2CO4 होल थ्राइस इज 6। शाबाश, 6 आए। यानी एन फैक्टर अगर 6 है तो नॉर्मलिटी जो तुमने 0.1 निकाली है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी द माई फाइनल मोलैरिटी। ये मेरी फाइनल मोलैरिटी होगी। जरा एक मिनट लिखना यार, ये बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने किया है। पहले नॉर्मलिटी निकाल ली N1V1 बराबर N2V2 करके, उसके बाद एन फैक्टर से डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल ली। आप ऐसा काम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक ही लाइन में भी ऐसे भी कर सकते थे कि आप सीधे सीधे लिख देते कि N1V यानी इसके इक्विवेलेंट्स 100 इंटू 0.1, और इसके इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आप यहां पर भी ये काम कर सकते थे कि ऐसा ना लिखकर आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख देते 100 इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका एन फैक्टर 6 है, या आपने पहले से सीख रखा। समझ लो, या क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या बन जाएगा? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट बन जाएंगे। यानी आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए कि पहले नॉर्मलिटी अलग से निकाल ली और उसके बाद एन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, या तो चाहे आप सीधे सीधे लिख दीजिए। यानी मैं एक बार सीधा लिख के दिखाता हूं, तो ये सारी कहानी एकदम सीधा लिख के दिखाता हूं। यहां पर लिखता हूं, एक ही लाइन में देखो, सीधा लिखते हैं, तुम सब लोग अपने आप समझ जाओगे। 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 100 इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बताओ समझ में आएगी नहीं? क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी होता है। या फिर इसको ऐसे बोलो 100 इंटू एम मोल्स हो गए, इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट्स हो गए। जैसे बोलना वैसे बोलो। यानी N1V1 इज इक्वल टू N2V2, दिस इज N2। आप ऐसे बोलना चाहें ऐसे बोलिए, और नहीं तो आप अपने हिसाब से कर लो ना यार। पहले अगर आपको इसके 100 मिलीलीटर दे रखे हैं Fe2C2O4 के, तो इसका वॉल्यूम 100 हो गया, मोलैरिटी M मान लो। लेकिन तुम्हें तो इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने ना, तो इसका इनफैक्टर भी साथ में रखना पड़ेगा, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे चाहे वैसे कर दीजिए। देखो ये सब चीजें यार समझाने की नहीं होती हैं। ये सब जब आदमी कॉपी पे बैठता है, जब आपने टेबल पे बैठकर 1 घंटा सर फोड़ता है, तो उसको समझ में आता है अबे यार ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, फर्क क्या पड़ता है? दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने, जैसे दिल करे वैसे कर दो, जो अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये टाइट्रेशन ही है, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, सिंपल टाइट्रेशन, जिसमें आप दो लोगों को टाइट्रेट कर रहे हैं, जिसमें एक आदमी दूसरे के साथ रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ नया नहीं होता, जितना हवा बनाना है हवा बना लो, होता कुछ नहीं है। तुमने टाइट्रेशन के न जाने कितने सवाल इससे पहले वाली क्लास में और डीपीपी में आज भी और पहले वाली डीपीपी में कर चुके हो तुम। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बहुत क्लियर है एकदम, समझ लो, बहुत सीधा सीधा सवाल। इसी तरह से जैसे और भी एक आध सवाल लिए जा सकते हैं, जैसे और भी डिस्कशन किया जा सकता है। वन 50 ml ऑफ
KMnO4 reacts with 0.1 molar SnC2O4 solution. If the normality of KMnO4 solution is 0.05, then find out the volume of SnC2O4 solution consume. ये सवाल आ गया। अब क्या है यार, फिर वही तो है, बना लो, तुम्हें डब्बे ही बनाने, डब्बे बना लो, ये डब्बे बना लीजिए। ये ऊपर से ब्यूरेट ले लिया, इसमें KMnO4 भर गया कितना, 0.1 नहीं 0.05 नॉर्मल। ये आपका SnC2O4 सॉल्यूशन है। इस SnC2O4 सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या दे रखा है, इसका 0.1 मोलर नॉर्मल मोलारिटी है। आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ सर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे? हाँ सर इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो, सीधे सीधे लिखते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ SnC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। खत्म हो गया। SnC2O4 के इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे? सर उसकी नॉर्मलिटी दे रखी है, ये दे रखा है, कहां गया ये, सर इसकी मोलारिटी दे रखी है। चलिए ठीक है 0.1। सर वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, चलिए V मान लेते हैं। ये मोलारिटी है, ये वॉल्यूम है। क्या ये इक्विवेलेंट्स आ गए? नहीं सर ये इक्विवेलेंट्स हो ना, ये तो मोल्स आएंगे ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम आप करेंगे तो मोल्स आएंगे। तो आप सर इसका इनफैक्टर ऑल ले लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसका इनफैक्टर 4 आएगा। सब लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये कई बार बताया जा चुका है। दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। सर KMnO4 का वॉल्यूम आपने दे रखा है, नॉर्मलिटी भी आपने दे रखी है, इनफैक्टर की जरूरत ही नहीं है। 150 इंटू 0.05, इससे आप V सॉल्व कर लीजिए, V आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। अब ये समझ लो ना N1V1। अब आप इसको N1V1 से कैसे रिलेट करेंगे? अगर आप N1V1 से भी रिलेट करना चाहें तो N1V1 से रिलेट कर देते हैं। दिस इज ये और ये हो गया N1 और ये हो गया मेरा V1। क्यों? क्योंकि मोलारिटी इंटू एन फैक्टर ये नॉर्मलिटी होता है, और ये वॉल्यूम हो गया N1V1 बराबर, ये देखिए आप N2 और ये V2। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जब भी दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। रिडॉक्स रिएक्शन हो चाहे वो एसिड बेस रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन में भी N1V1 बराबर N2V2 कर दो। अब यार देखो क्या कंफ्यूजन कर रहे हो तुम, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम क्यों N1V1 के चक्कर में पड़ो? अरे भाई दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहे हैं यार, बस खत्म है। N1V1 N2V2 क्या बकवास है, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करो, बस बात खत्म। और इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने का तरीका है सर, इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करते, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करते। अगर नॉर्मलिटी दे रखी है तो सीधे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम अननोन होगा, वॉल्यूम सॉल्व कर देंगे। क्या ये क्लियर है सबको? अपूर्वी क्लियर है? जसकिरत शाबाश, नीलेश शाबाश। देखो SN का कई कुछ लोग एक आध पूछ रहे हैं सर SN के बारे में कैसे पता चला। देखो ऐसा ये याद कर लेते हैं यार, हमने पहले ही बताया था टिन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जब KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करता है तो टिन को 2 से 4 में भेजता है, जब तक सवाल में कुछ और ना बताए। अगर वो नहीं बता रहा है तो दिस इज ऑब्वियस कि टिन विल बी टिन +2 से +4 में जाने वाला है और ऑक्सिलेट तो पक्का CO2 में जाने वाला है, ये तो मुझे पहले से पता है। तो एन फैक्टर इसका 4 निकल आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, एक बार दोबारा बता देते हैं। SnC2O4 Sn+4 और CO2 में जाएगा। यहां टिन +2 है, कार्बन 3 है, 2 से 4 2 का चेन, 3 से 4 2 का चेन, टोटल चेन 4 का, एन फैक्टर 4 का। आसान सा है, एक बार समझ लो, कई बार बताया जा चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पुराने लेक्चर्स को देखेंगे और उसके बाद इसको समझ लेंगे। बड़ा आसान है एकदम। क्लियर है?
सर वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में आएगा क्या? मैं इन सब चीजों का क्या जवाब दूं? तुम लोग अगर अगर सामने बैठे होते तो कुछ ना कुछ जवाब दिया जाता तुम लोगों को। अरे यार, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो ये वॉल्यूम भी मिलीलीटर में आएगा। अगर ये लीटर में लिया गया होता तो ये भी लीटर में आ जाता। इसमें अपने आप समझो ना यार, बात को क्या करना है। शाबाश। हाँ, इंडिकेटर वाला भी होगा। एक मिनट रुको जरा, इंडिकेटर पे आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल टाइट्रेशन किया है तुमने, वैसे ही डबल टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक, डबल टाइट्रेशन क्या है? देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सीधी सी बात है, और जैसा बताया जा रहा है वैसे समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, डबल टाइट्रेशन का पर्पस क्या है? डबल टाइट्रेशन इज यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एल्कली मिक्सचर। जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि दिस टाइट्रेशन is used to find out the percentage composition of an alkali mixture। ये इसका पर्पस, मतलब समझो, पर्पस का मतलब ये नहीं होता यही करेगा ये, लेकिन जो जो सोच के बनाया गया डबल टाइट्रेशन को यही है कि आपके पास एक एल्कली मिक्सचर होगा, आप उस एल्कली मिक्सचर की परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कितना कितना पड़ा। ठीक, ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा जब मैं उल्टा तुम्हें समझाऊंगा, फिर मैं सीधी बात करूंगा। देखो उल्टा क्या है? उल्टा ये है, एक बर्तन लाते हैं, ये बर्तन ले लेते हैं, इस एक बर्तन में 1 ग्राम NaOH भर देते हैं, 1 ग्राम Na2CO3 भर देते हैं, और 1 ग्राम NaHCl। तुम कहोगे सर लो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो आपने पहले ही दे दी। मैं उल्टा बता रहा हूं, मैं अभी बताता हूं, मैं तुम्हें सीधी बात पे भी आऊंगा। मैं उल्टी बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 3 लोग भरे। या आईटी का एक सब्जेक्टिव सवाल है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है डबल टाइट्रेशन समझाने के लिए। ठीक, तो मैं एक सवाल ले रहा हूं जिसमें तीनों लोगों के 1-1 ग्राम ले लिए। ठीक, बर्तन में आपने तीनों लोगों के 1-1 ग्राम लेके सोल्यूशन बना लिया, पानी वानी डाल के। वो कह रहा है कि यार ये बताइए, जब आप इसको ऊपर से टाइट्रेट करेंगे किसी, ये तो एल्कली मिक्सचर है तो आप ऑब्वियस है कि ऊपर एसिड भरेंगे। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ही बोल रहा हूं 1 नॉर्मल HCl डाल दिया। अब ये बताइए सब लोग जरा समझना इसको, बात को बहुत आसानी से। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेंगे जो कि बड़ी जल्दी किया जा सकता है, तो फटाफट इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर निपटाएंगे, और उसके बाद जो है तुम्हारा ओम सर इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर उठाएंगे जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग होगा। बहुत तसल्ली से सर बहुत डिटेल में उसको कराएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नींव, तो इसलिए बहुत तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करना, वो बहुत इत्मीनान से तुम्हें समझाएंगे। ठीक, तो हम फटाफट इसको खत्म कर रहे हैं, तो यहां पर आते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि तुम्हारे पास ये जो 2 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए अभी काफी कुछ है ना। तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हें तो एक टाइम मिलना चाहिए ताकि तुम इनके न्यूमेरिकल्स कर सको। इसलिए इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन जो है साथ में लगाया जा रहा है ताकि आप सवालों पे भी कंसंट्रेट कर सकें। अदरवाइज न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, कर तुम कुछ पाओगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम पैरेलली सर को इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्स होगा और तुम क्वेश्चंस पर, न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओ। ठीक है ना। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि 1 ग्राम NaOH है, 1 ग्राम Na2CO3 और 1 ग्राम NaSCO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। और हाँ, आ जाएंगे ये। ऑर्गेनिक को मैं ही कराऊंगा, तो ऑर्गेनिक मैं ही करूंगा, ऑर्गेनिक मैं ही करूंगा। ठीक, अच्छा इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि मेरे पास एक डब्बा है, एक डब्बे में ये 3 लोग पड़े हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि जब आप HCl अंदर डालेंगे तो क्या होगा। हाँ, अब चलो इस पे, इसको इसको समझने की कोशिश करो भाई, ये हमें खत्म करना है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये चैट वैट बंद करो जरा। हाँ,
अरे ओलियम भी आ रहा है, एक मिनट रुको, सुन ही नहीं दे रहे हो। हाँ, ऑर्गेनिक मैं ही कराऊंगा, अभी आगे इसकी बात करते हैं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक बक्सा है, एक बक्से में 3 लोग पड़े हुए हैं, ऊपर से HCl डाला जा रहा है। अब देखो बड़ा मजे की बात क्या है, जब आप ऊपर से HCl गिराएंगे तो HCl नीचे गिरेगा। सबसे पहले सोचो HCl को कौन खाएगा। देखिए मजेदार एकदम सवाल, बहुत बढ़िया बात। HCl को कौन खाएगा सर सबसे पहले? अरे भाई HCl को वो खाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इन तीनों में कौन है सर? NaOH है। तो यानी HCl को NaOH खाएगा, ठीक। ऊपर से HCl गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, NaOH खा रहा है, ठीक। अब धीरे धीरे NaOH खत्म होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब NaOH खत्म हो जाएगा। आप बाहर खड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपने ढक्कन नॉब ऑन कर रखी है ब्यूरेट की, सिर्फ नॉब खोली, टप 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 HCl गिरता जाएगा, NaOH खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब NaOH खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या पता चल रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं तो सिर्फ नॉब बंद और खोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा अंदर क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या होगा जब फर्दर HCl गिरेगा तो क्या होगा? जब सर, मुझे नहीं पता कब, लेकिन जब NaOH खत्म हो जाएगा तो दूसरे आदमी का नंबर लगेगा। वो कौन होगा सर? इन दोनों में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH था, वो तो खत्म हो गया। अब किसका नंबर लगेगा सर? अब सर Na2CO3 और NaHCO3 का नंबर लगेगा। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मुझे Na2CO3 लगता है। क्यों? क्योंकि सर NaHCO3 में तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे ज्यादा अच्छा बेस तो ऊपर वाला होना चाहिए, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो ज्यादा आसानी से H+ को एक्सेप्ट करेगा। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट NaOH हुआ, फिर Na2CO3 हुआ, और फिर NaHCO3 हुआ। ये ठीक है। यानी अब जब फर्दर HCl गिरेगा तो उसको कौन पकड़ेगा? Na2CO3 पकड़ेगा। Na2CO3 पकड़कर क्या करने लगेगा? Na2CO3 पकड़कर उसको NaHCO3 में कन्वर्ट करता चला जाएगा। जरा समझना, जो रिएक्शन चल रही है, सब लोग बहुत ध्यान से देखें इस बात को। जो रिएक्शन चल रही है वो क्या चल रही है? सबसे पहले NaOH निपटेगा HCl से बात करके, क्या बनाएगा सर? इसको छोड़िए, जो भी बनाएगा। अब दूसरा नंबर लगेगा सर Na2CO3 का। Na2CO3 क्या करेगा सर? Na2CO3 भी HCl से रिएक्ट करेगा, और सबसे पहले NaHCO3 बनाता चला जाएगा। और जो NaHCO3 बन गया तो डब्बे में पड़ा NaHCO3 भी HCl से रिएक्ट करेगा और उसको H2CO3 में कन्वर्ट करेगा, और साथ ही साथ जो पहले से NaHCO3 प्रेजेंट है वो भी रिएक्ट करेगा। ये डब्बे में 4 चीजें चल रही। समझो बात, ये डब्बे में 4 चीजें चल रही। क्या क्या सर? पहले NaOH निपट जाएगा, फिर सर Na2CO3 HCl से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने लगेगा, और फिर बना हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर HCl से रिएक्ट करके H2CO3 बनाने लगेगा। और जो पहले से NaHCO3 प्रेजेंट है, पहले से भी तो प्रेजेंट है भाई, ये वो वाला है जो बना है, वो रिएक्ट कर रहा है। ये वो वाला है जो पहले से प्रेजेंट है। सर अब ये भी HCl से रिएक्ट करके H2CO3 बनाने लगेगा। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? सर मैं तो सिर्फ नॉब खोल रहा हूं, टप 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 टप, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है अंदर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं सर, मैंने नॉब खोल दी, HCl गिरता जा रहा है, न जाने कौन पहले निपटा, कौन बाद में निपटा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मुझे तो सिर्फ एक चीज और लग रही है कि थोड़ी देर बाद ये बर्तन भर जाएगा और ये ओवरफ्लो करने लगेगा। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा रिएक्शन में क्या हो रहा है, कि अंदर कब क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम यार अजीब आदमी हो, डब्बे के अंदर जाके बैठ जाओ, इसके अंदर जाके बैठ जाओ यहां पर, और देखते रहो कौन निपट रहा है, कौन बच रहा है। कह रहा सर कैसी बातें कर रहा है, मैं थोड़ा डब्बे में चला जाऊंगा। मैं कहूंगा अबे पागल, तुझे नहीं भेज रहा, तेरा एक दोस्त है, तेरा दोस्त है जो डब्बे में जाके बैठ जाएगा। सर कौन है मेरा दोस्त? तेरा इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है जो तेरा अपना आदमी है। तू जानता है कि वो चिल्लाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो रंग बदल देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर वो रंग बदल देगा तू नॉब बंद कर देना और तुझे पता चल जाएगा कि अब तक डब्बे में क्या क्या हो चुका है। उसने कहा हाँ सर बात तो सही, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता, मैं अंदर देख नहीं सकता कि अंदर बचा क्या पड़ा है। मैं अपने दोस्त को अंदर बैठा दूंगा और जब वो चिल्लाएगा मैं नॉब बंद कर दूंगा, और क्योंकि वो मेरा दोस्त है मुझे पहले से पता है कि वो चिल्लाता कब। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कुछ? अविरल कह रहा है हम खुद डब्बे में निपट जाएंगे, शाबाश, सही कह रहे हो। इसको समझने की कोशिश करना भाई, सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। ये हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मुश्किल बात डिस्कस कर रहे हैं। डबल टाइट्रेशन बच्चों को कम समझ में आता है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। समझो बात,
यानी हो ये रहा है कि लेकिन एक चीज है, हमें भले ही ना पता चले कि कब कौन निपट रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि रिएक्शन सीक्वेंस में क्या चला रही है। पहले NaOH निपटेगा, फिर Na2CO3 NaHCO3 में निपट जाएगा, और जो NaHCO3 बना वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो NaHCO3 पहले से प्रेजेंट है वो भी H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डब्बे में सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मुझे नहीं पता चलेगा लेकिन क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई, कब क्या हुआ। मैंने अपना आदमी उठाया और डब्बे के अंदर डाल दिया। ये मेरा पहला आदमी है जिसको मैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर कहता हूं। फिनोप्थलीन मेरा आदमी, मुझे पता है फिनोप्थलीन कब चिल्लाता है। फिनोप्थलीन एक ऐसा आदमी है जो वीकली बेसिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज कर देता है। वीकली बेसिक एनवायरनमेंट। एक बच्चा लिख रहा है, हां सर दोस्त रंग बदलते हैं। पता नहीं कैसे दोस्त है तुम्हारे भाई, तुम्हें धोखे मिले हैं लग रहा है। ठीक, खैर बहरहाल यहां पर NaOH Na2CO3 बना हुआ NaHCO3 और फर्दर प्रेजेंट टू NaHCO3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिनोप्थलीन कब कलर चेंज करता है, बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं मैं। फिनोप्थलीन कब कलर चेंज करता है, अगर मैं अपना एक दोस्त यहां बैठा हूं जिसको मैं फिनोप्थलीन कहता हूं, तो ये फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो वीकली बेसिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज करता है, यानी चिल्लाने लगता। ये मुझे पहले से पता है, ये मेरा दोस्त है यार, मुझे पता है पहले से, मुझे ये बात पहले से पता है, ये आदमी तब चिल्लाएगा जब वीकली बेसिक एनवायरनमेंट हो। मैंने अपने दोस्त को उठाया और मैंने कहा भाई साहब जरा आप अंदर जाके बैठ जाइए। मैंने फिनोप्थलीन अंदर बैठा दी। अब रिएक्शन को फिर से शुरू करता हूं। नॉब खोली, टप टप, मैं बिल्कुल डब्बे को देख रहा हूं बहुत ध्यान से, ऐसे टप टप टप। बताओ क्या चल रहा होगा। मुझे ये तो पता है कि क्या चल रहा है, मुझे ये पता है कि NaOH निपट रहा होगा, लेकिन कब वो निपट जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये नहीं पता मुझे। यानी मुझे पता है कि पहली रिएक्शन चालू हो गई होगी, HCl गिरता जाएगा, NaOH खत्म होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाए। तुम बताओ, जब फिनोप्थलीन को तुमने अंदर डाला था तो उसको किस तरह का माहौल मिला था अंदर? सर वो बड़ा सन्नाटे में था। क्यों सर? NaOH पड़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस, चुप रहेगा, एकदम कुछ नहीं चिल्लाएगा, बिल्कुल चुप पड़ा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा दोस्त अंदर बैठा रहेगा, यानी जब तक NaOH है वो चुप रहेगा। ठीक, अच्छा अभी भी वो चुप, NaOH खत्म हो गया। लेकिन जब NaOH खत्म हो गया तो अब डब्बे में कौन है बेसिक एनवायरनमेंट? Na2CO3। इन दोनों में तगड़ा बेस कौन सा है? Na2CO3। Na2CO3 के टाइम पर भी वो चुप रहेगा, क्योंकि उसको वीकली बेसिक में कलर चेंज करना है। और वीकली बेसिक एनवायरनमेंट तब क्रिएट होता है जब डब्बे में सोडियम बाइकार्बोनेट बना हो, न कि Na2CO3। यानी जब तक NaOH पूरा नहीं खत्म हो जाएगा, सब लोग समझना इस बात को, जब तक NaOH पूरा नहीं खत्म हो जाएगा और जब तक सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक फिनोप्थलीन कलर चेंज नहीं करेगा। क्योंकि कंटेनर में जिस टाइम पर उसको सिर्फ बाइकार्बोनेट दिखेगा, वो सिर्फ उसी टाइम कलर चेंज करेगा, बिकॉज बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस। क्लियर है सबको? ये समझ में आया? सबको ये वाली बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? इसको समझ लेना, मैं इस बात को खत्म करूंगा तभी आज क्लास बंद करूंगा। इसको जल्दी से खत्म करना है, इसको सब लोग समझे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक बर्तन है जिसमें NaOH Na2CO3 और NaHCO3 पड़ा हुआ है। इस बर्तन के अंदर आपने फिनोप्थलीन बैठा दी। जैसे ही अंदर फिनोप्थलीन गया, उसने कहा भाई ऐसा है, अभी तो NaOH का माहौल है, मैं चुप रहता हूं। फिर थोड़ी देर बाद HCl गिरने लगा, NaOH खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो चुप है क्योंकि अभी भी Na2CO3 पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे Na2CO3 HCl से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, और जब वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब बर्तन में कौन है? सर NaOH खत्म हो चुका, Na2CO3 खत्म हो चुका, अब बर्तन में तो सिर्फ बाइकार्बोनेट है ना। कौन सा बाइकार्बोनेट? एक तो वो जो बना है और एक वो जो पहले से प्रेजेंट है। लेकिन बाइकार्बोनेट को देखते ही फिनोप्थलीन चौड़ा हो जाएगा, कहेगा ये वीकली बेसिक एनवायरनमेंट में, मैं कलर चेंज कर दूंगा। और जैसे ही वो कलर चेंज करेगा, मैं नॉब बंद कर दूंगा HCl की। समझना जरा, यानी जिस टाइम पर मैं HCl की नॉब बंद करूंगा, उस टाइम तक जितना भी HCl खर्च हुआ, वो किस रिएक्शन में खर्च हुआ? वो इन दो रिएक्शंस में खर्च हुआ। समझो बात, यानी एक HCl खर्च हुआ NaOH को निपटाने में, और एक HCl खर्च हुआ Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट करने के लिए। यहां तक क्लियर है? यानी फिनोप्थलीन जब रंग बदलता है, उस टाइम पर बर्तन में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? बाइकार्बोनेट। ना Na2CO3 होगा, ना NaOH होगा। दैट मींस इन केस ऑफ फिनोप्थलीन, इफ इट चेंजेस कलर, द equivalents of HCl consumed, they must be equal to the equivalents of NaOH plus equivalents of Na2CO3। क्लियर है ये वाली बात? यानी जिस टाइम पर फिनोप्थलीन कलर चेंज करेगा, अगर मैं फिनोप्थलीन की बात करूं तो उस टाइम पर
इसको अगले पेज पे लिखता हूं जरा। यानी फिनोप्थलीन इंडिकेटर के लिए जब वो कलर चेंज करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कंज्यूम इज इक्वल टू, क्या क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होंगी, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO। अब जरा इन दोनों के इक्विवेलेंट्स भी निकाल लेते हैं। HCl के इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे, वॉल्यूम जितना भी खर्च हुआ होगा HCl का इनटू नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट्स आ गए, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स होते हैं, इज इक्वल टू। अब आते हैं NaOH के इक्विवेलेंट्स में। क्या तुम्हें NaOH का वेट दे रखा है 1 ग्राम, तो क्या उससे मोल्स आ जाएंगे, क्या उससे इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, हां सर, 1/40 इंटू 1000, ये मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, यहां मिलीलीटर में वॉल्यूम आएगा, इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर, मोल्स ये आ गए मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर, क्या बन गए, मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या बन जाता है, मिली इक्विवेलेंट्स। यानी HCl जितना भी खर्च हो रहा है वो एक तो NaOH के इक्विवेलेंट से इक्वेट किया जाएगा प्लस Na2CO3 के। अब Na2CO3 के निकालते हैं, उसका भी 1 ग्राम है तो उसके मोल्स कितने आएंगे, 1/106 इंटू 1000, ये होगा मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर। अब देखो मैं बताऊं बुक्स में कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है, तुम किसी भी बुक में देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा। वो करते क्या है, इस सवाल को करते वक्त यहां हाफ लिख देते हैं, हाफ इंटू 2, यहां हाफ कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। अरे यार अजीब बेवकूफी है, अगर तुमने इंटू 2 कर दिया तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि उसका जो एन फैक्टर है वो Na2CO3 का वो 2 है। तुम्हें याद है मैंने Na2CO3 के एन फैक्टर के बारे में क्या बताया, आज किससे रिएक्ट कर रहे हो, HCl से। क्या हो तुम, बेस हो, बेस का एन फैक्टर H देख के निकाला जाता है, कितने H लिए, कितने लिए, एक ही तो लिया सर, इसलिए इस रिएक्शन में Na2CO3 का एन फैक्टर 1 होगा ना कि 2। किताब वाले क्या करते हैं, यहां 2 लगाते हैं और यहां हाफ कर देते हैं। अरे क्या बदतमीजी बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को, अरे सीधे सीधे एन फैक्टर 1 लिखो ना यार। सिंस Na2CO3 is converted into NaHCO3, so the n factor of Na2CO3 as a base will be 1। क्लियर है ये सबको, यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 will be equivalents of HCl। ये तुम्हें कैसे पता चला, नॉब कब बंद की तुमने, जब फिनोप्थलीन ने चिल्लाया। फिनोप्थलीन ने कब चिल्लाया, जब वीकली बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। वीकली बेसिक एनवायरनमेंट कब क्रिएट हुआ, जब NaOH खत्म हो गया और सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया। ये मेरी आ गई पहली क्वेश्चन, देखिए जरा, इससे आप वॉल्यूम सॉल्व कर लीजिए, यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, या IIT का सवाल है, वॉल्यूम सॉल्व कर लीजिए। ये यहां से कितने मिलेंगे, 20, कितना आएगा ये 25, और यहां से कुछ लगभग 10 मान लेते हैं, ऐसे कुछ ऑलमोस्ट 35 में मिला। यानी जब फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज करेगा उस टाइम पर कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो चुका होगा HCl का, 35 में। अच्छा अब इसको भूल जाते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं अपना दूसरा दोस्त डब्बे में बैठाता हूं। अब मैं यहां पर फिनोप्थलीन की जगह मिथाइल ऑरेंज बैठाता हूं। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, सर मिथाइल ऑरेंज हमारा आदमी है, मुझे इसके बारे में पता है। क्या पता है आपको इसके बारे में, सर ये वो आदमी है जो वीकली एसिडिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज करता है। यानी मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर इन वीकली एसिडिक एनवायरनमेंट। अब तुम मुझे बताओ, जब तुमने मिथाइल ऑरेंज को बर्तन में डाला तो माहौल कैसा था, और सर NaOH था। फिर कैसा था माहौल, सर NaOH खत्म हो गया, फिर सर अभी भी बेसिक है, फिर सर अभी भी बेसिक है, वीकली बेसिक है। क्या वो बोलेगा ना, वो वीकली एसिडिक में कलर चेंज करता है। वीकली एसिडिक कब बनेगा, जब NaSCO3 H2CO3 बना देगा और ये NaSCO3 भी H2CO3 बना देगा। यानी जब बर्तन में सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, H2CO3, सिंस दिस H2CO3 इज अ वीक एसिड, उस टाइम पर वीकली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा। यानी जिस टाइम पर मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा तुम नॉब बंद कर देना। अब तुम बताओ कितना HCl खर्च हुआ, किस किस रिएक्शन में HCl खर्च हुआ, सर एक तो इसको निपटाया, एक इसको निपटाया, एक इसको इसमें निपटाया और एक इसको इसमें निपटाया। यानी जब ये चारों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तब मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करेगा। बताओ सबके समझ में आ रहा है, बिकॉज ये चारों रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद का ही एनवायरनमेंट वीकली एसिडिक होगा, दैट इज H2CO3। यानी अब उस केस में अगर आप इक्विवेलेंस को इक्वेट करना चाहते हैं तो बताइए कैसे करेंगे। ये तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर की बात हो गई, अब मैं मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेता हूं। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा,
मिथाइल ऑरेंज क्या बोलेगा? मिथाइल ऑरेंज कहेगा इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, कौन से? जो बने, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 जो पहले से प्रेजेंट थे। यह है मिथाइल ऑरेंज की कहानी। मिथाइल ऑरेंज तब कलर चेंज करेगा जब सारा NaOH खत्म हो जाएगा, यानी HCl का खर्चा कहां कहां हो रहा है? एक तो NaOH को निपटाने में, एक Na2CO3 को NaHCO3 में निपटाने में, एक बने हुए NaHCO3 को H2CO3 में निपटाने में, और एक जो पहले से प्रेजेंट NaCO3 है उसको भी H2CO3 में निपटाने में। अब जरा बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, दैट्स इज इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, नॉर्मेलिटी 1 दे रखी है, इज इक्वल टू NaOH के इक्विवेलेंट्स। NaOH के इक्विवेलेंट्स तो ये होगा 1/40 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस Na2CO3 के 1/106 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस, और लिख देते हैं यहां पर, तो अलग से यहां पर लिखते हैं, कैसे लिखें? प्लस, और बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 फॉर्म, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 कितने होंगे? कितना वेट है NaHCO3? नहीं, जो बने वाले हैं वो कितने होंगे? जितना Na2CO3 है उतना ही NaHCO3 होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जितने Na2CO3 के होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के भी बनते हैं, यानी Na2CO3 के कितने हैं? 1/106 इंटू 1000, तो दिस इज ऑल्सो 1/106 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस, अब जो पहले से प्रेजेंट है वो कितने होंगे? 1/84 इंटू 1000 इंटू 1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 84। आप देखिए ये सारे लोगों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। समझो बात, इसको एक बार हम कल की क्लास में एक बार इसको फटाफट दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे। तुम इसको एक बार जरा समझ लेना और एक बार देख लेना, और कल की क्लास में हम इस डबल टाइट्रेशन को एक बार दोबारा उठा लेते हैं, ठीक है ना? तो इसको एक बार समझ लेते हैं। बहुत आसान सी कहानी थी यार, इसमें बेकार में बच्चों को कंफ्यूजन होता है और मुश्किल समझ में आता है। कहानी सिर्फ इतनी है कि जब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा तो एनवायरनमेंट वीकली एसिडिक होना चाहिए, और जब फिलॉप्थेन कलर चेंज करेगा तो एनवायरनमेंट वीकली बेसिक होना चाहिए। बस इतनी कहानी। वीकली बेसिक तब होता है जब NaHCO3 ही एग्जिस्ट करे, और वीकली एसिडिक तब होता है जब H2CO3 ही एग्जिस्ट करे। आप देख लीजिए NaOH खत्म, HCl का खर्चा कहां कहां हो रहा है, आप मस्त इक्विवेलेंट्स इक्वेट करके जो भी अननोन हो वो सॉल्व करते रहिए। इतनी इस कहानी। इसको एक बार और 1000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप मिलीलीटर में निकालना चाहते हैं तो यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स लेने पड़ेंगे, और मिली के लिए मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 1000 को यूज करा जा रहा है। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास फिर से करते हैं। अगली क्लास में इस बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, और फिर कल कोशिश करके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट करना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले बता दूं, मैं सीधे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं रदरफोर्ड मॉडल या फिर रदरफोर्ड मॉडल का एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन तो मैं कर लूंगा, लेकिन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या एनोड रे एक्सपेरिमेंट, इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों को खुद से एक बार पढ़ना है। कुछ सवाल कहोगे तो मैं डीपीपी में डाल दूंगा, लेकिन इनको एक बार फटाफट खुद से पढ़ डालना, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। हम सीधे ही रदरफोर्ड मॉडल के मैथमेटिकल एप्लीकेशन और फिर बोर मॉडल से लाइन से एकदम आखिर तक उसको करने की कोशिश करें, ठीक है ना? तो चलो आज फिर इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।